हेलो, डोंट वरी, आई एम योर डॉक्टर, आई एम योर सर्जन। कैसा लगता है सुनने में? आई होप कि काफ़ी अच्छा लगता होगा। क्या आप भी चाहते हो कि आप अपने पेशेंट को ये लाइन बोल सको? क्या आप भी चाहते हो कि आप एक डॉक्टर बनो? तो ये पर्टिकुलर वीडियो केवल आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोएक्स। मैं हूं डॉक्टर देव कुमार साहू, एक MBBS इंटर्न जो कि करेंटली GMC जगदलपुर में काम करता हूं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे स्टेप्स जो कि आपको एक डॉक्टर बनने की ओर लेकर के जाएंगे। आई एक्सेप्ट कि आज से 5 साल पहले और आज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आज से 5 साल पहले जब मैं 11th-12th में था तो मुझे भी समझ नहीं था कि डॉक्टर कैसे बनना चाहिए, डॉक्टर कैसे बना जा सकता है। आज का टाइम अलग है। आज मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्या एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करते हुए आपके लिए एक रिवाइज्ड वीडियो बना रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको हर वो स्टेप के बारे में बताऊंगा जो आपको एक डॉक्टर बनने की ओर लेके जाएंगे। नॉट ओनली अ डॉक्टर, बाकी डॉक्टर बनने के बाद आप किस तरीके से आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज़, आपको डॉक्टर कैसे बनना है, इसके साथ ही साथ मैं अपने डॉक्टर बनने की स्टोरी को भी पैरेलल चलाते जाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जब मैं 9th-10th में था तब तक हमको पता है कि नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं सारे होते हैं, उसमें मैथ्स, बायो एंड सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। मैथ, साइंस वगैरह सब इंक्लूडेड रहता है। जब हम क्लास 11th में आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस होते हैं। कोई कॉमर्स ले सकता है, कोई आर्ट्स ले सकता है, कोई साइंस फील्ड में जाता है। अब साइंस फील्ड में जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। एक, आपका प्राइमरी जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स होना है, या प्राइमरी जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी होना है। यही चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आगे जाकर के आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो। तो जहाँ तक मेरी बात की जाए, जब मैंने 10th पास किया था तो उसके बाद मैंने टॉस किया था कि मुझे साइंस लेना है या मैथ लेना है। हालांकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो डेफिनेटली मेडिकल फील्ड के साइड में था, बट आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। तो टॉस करने के बाद भी साइंस ही आया था और मेरा इंटरेस्ट भी मेडिकल फील्ड की ओर ही था। सो आई डिसाइडेड टू चूज़ बायोलॉजी एज माई प्राइमरी सब्जेक्ट। अब इस तरीके से 11th-12th में मेरे पास 3 मेन सब्जेक्ट थे, जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हुआ करता था। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों का नॉलेज होना चाहिए। आपको 11th-12th में इन तीनों प्राइमरी सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। साथ ही हमको पता है कि 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम होता है और इस बोर्ड एग्जाम में आपको PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों का कंबाइंड परसेंटेज मोर देन 45% होना चाहिए। एटलीस्ट 45% होना चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए कैपेबल हो पाओगे। तो इस तरीके से मैंने 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया और मैं क्लास 10th में और क्लास 12th में अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़ से। तो इस तरीके से आगे फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन किया ताकि मैं आगे मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर सकूँ। तो इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th क्लास को मोर देन 45% पास करने के बाद में आप एक एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाते हो, जिसे हम नीट कहते हैं। नीट UG कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि UG लेवल पे होता है, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होता है। आपको ध्यान देना है कि जिस एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ वो MBBS के पढ़ाई के लिए है। MBBS एक तरीके का ग्रेजुएशन होता है। जैसे कुछ लोग बैचलर ऑफ साइंस मतलब कि BSc करते हैं तो उससे वो ग्रेजुएट होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर आप MBBS कर रहे हो तो मेडिकल फील्ड में आप ग्रेजुएट होगे MBBS के थ्रू। तो नीट UG का जो एग्जाम है वो हर साल के ऑलमोस्ट मई महीने में होता है। मैंने 2017 में नीट UG का पेपर सबसे पहली बार दिया था और उस टाइम पे मेरे मार्क्स बहुत कम थे तो मुझे सिलेक्शन नहीं मिला। तो नेक्स्ट ईयर जब मैंने PCB को लेकर के कोचिंग किया तब मेरे मार्क्स अच्छे आए और मुझे मेडिकल कॉलेज GMC जगदलपुर छत्तीसगढ़ का मिला। तो इस तरीके से जब आप नीट UG का एग्जाम देते हैं जो कि 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, हर रॉन्ग आंसर पे 1 माइनस मार्किंग होता है और हर राइट आंसर पे 4+ मार्क्स मिलते हैं। इस तरीके से जब आप नीट UG का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, कट ऑफ से ज़्यादा लाते हो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, उस मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग, तब आपको वो मेडिकल कॉलेज या उस स्टेट का कोई भी कॉलेज अलॉट होता है। तो नीट UG का एग्जाम हो जाने के बाद, उसका रिजल्ट आ जाने के बाद में आपको काउंसलिंग भी कराना होता है। ये काउंसलिंग 2 तरीके का होता है। पहला होता है नेशनल लेवल पे, जिसमें आप ऑल इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा होता है स्टेट लेवल पे, और ये स्टेट लेवल डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के रेसिडेंस हो, आप वहीं के लिए एलिजिबल होगे। हमको पता है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ तो छत्तीसगढ़ के किसी मेडिकल कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं तो उसका 85% सीट जो होगा वो उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है। बाकी 15% जो सीट होता है वो ऑल इंडिया के लिए ओपन होता है। इस 15% में आप राजस्थान से, मेघालय से, गुजरात से, कहीं से भी लोग आ सकते हैं, लेकिन 85% जो सीट होगी वो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए होगा। मतलब कि छत्तीसगढ़ का मैं हूँ तो मेरे लिए 85% जो सीट है वो रिजर्व होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि काउंसलिंग भी कई राउंड में होता है। पहली बार काउंसलिंग होता है, अगर आपको सीट अलॉट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं तो आप दूसरे राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले राउंड में आपको मेडिकल कॉलेज मिला
और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको उससे बेहतर मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। काउंसलिंग के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता हूं, तो जब आप एग्जाम दोगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखना, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी मैं आपको दे सकूंगा। तो इस तरीके से जब मैंने काउंसलिंग कराया तो मुझे कोई भी ऑल इंडिया कोटा में कोई भी मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे ही छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस थे, तो मैं उनसे नीचे वाले कॉलेजेस को ऑल इंडिया में क्यों सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने बेकार मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट नहीं किया था, और मेरे छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, तो मैं अपने स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जीएमसी जगदलपुर में अलॉटेड हुआ। तो इस तरीके से अलॉटमेंट हो जाता है और उसके बाद में जाकर के आप उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो और फिर वहाँ पर आप शुरू करते हो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई। ये एमबीबीएस की पढ़ाई जो होती है वो 4.5 साल की होती है। 1 साल का इंटर्नशिप होता है, तो ओवरऑल इसे हम 5.5 साल कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, ये 4 साल होते हैं जिसमें 4.5 साल के कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 19 सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन 4.5 साल के कोर्स में। लास्ट का 1 ईयर इंटर्नशिप का होता है, जो कि करेंटली मैं अभी हूँ, मार्च महीने में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरीके से जब आप पूरा एमबीबीएस करते रहते हो, सारे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हो, तो साथ ही आपको पैरेलल एक नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी करना होता है, और वो होता है नीट पीजी का एग्जाम। ये सेम नीट एग्जाम होता है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। मतलब कि जो एमबीबीएस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया कि एमबीबीएस एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, तो जो एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके होते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, अब वो एग्जाम दे सकते हैं पीजी का, नीट पीजी का। और ये एग्जाम डिसाइड करता है आपको मेडिकल फील्ड में कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सा ब्रांच आपको मिलेगा, ये डिसाइड करता है नीट पीजी के रैंक के हिसाब से। तो नीट पीजी का एग्जाम देने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया है? आपके पास क्राइटेरिया है कि आपको पूरा एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए, सारे एग्जाम्स में आपको पास होना चाहिए, और आपका इंटर्नशिप एक दिए हुए टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो उससे पहले तक आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाए। एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अदर मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सके। लेकिन एमबीबीएस और पीजी, जिसे हम स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार होती है जिसे हम रूरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। तो पहले क्या होता था कि जब गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अपने स्टूडेंट्स को अलर्ट करती थी कि आप यहाँ आकर के एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो, तब उसके बाद एमबीबीएस पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हुआ करते थे जो आगे चले जाते थे अपने पढ़ाई की तैयारी करने के लिए। वो ड्यूटी नहीं करते थे और आगे की पढ़ाई का तैयारी करते थे, ताकि आगे के एग्जाम्स, जिसकी बात मैं किया नीट पीजी, उसका प्रिपरेशन करने लग जाते थे और उसको क्वालिफाई करते थे। तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि डॉक्टर की कमी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से रूरल बॉन्ड नाम का एक चीज़ निकाला है उन्होंने। इसमें क्या है कि आप ऑल इंडिया में आप कहीं भी एमबीबीएस कर रहे हो, तो जिस स्टेट में आप एमबीबीएस कर रहे हो वहीं रह करके आपको 2 साल का रूरल सर्विस करना पड़ता है। इसे हम बॉन्ड कहते हैं, रूरल बॉन्ड कहते हैं। अगर आप इस बॉन्ड से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपीज़ यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब आप उस बॉन्ड से फ्री हो पाओगे। तो इस तरीके से आज मैं एमबीबीएस कंप्लीट करने वाला हूँ, मान के चलिए मार्च में कंप्लीट हो जाएगा मेरा एमबीबीएस। तो उसके बाद मुझे 2 साल का रूरल सर्विस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इस बीच में मैं नीट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता हूँ तो मैं फ्री हूँ, मैं आगे जाकर के अपना स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ। लेकिन ये जो रूरल सर्विस के 2 साल का ड्यूरेशन है, ये मुझे पीजी करने के बाद में वापस आकर के कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बॉन्ड जो है वो करनी ही पड़ेगी। तो अभी तक हाउ टू बिकम अ डॉक्टर के साथ साथ मैंने अपनी स्टोरी को भी पैरेलल चलाया है। अब आगे क्या होना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको नीट पीजी का एग्जाम देना है और नीट पीजी के रैंक के हिसाब से आपको डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिलेगा। ध्यान देना है आपको, एमबीबीएस में कोई ब्रांच नहीं होता है। एमबीबीएस एक जनरल कोर्स होता है सारे मेडिकल फील्ड के लिए। तो आपको नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता था, जब आप 12th के बाद नीट यूजी का एग्ज़ाम देते थे, उसका रैंक केवल आपको ये डिसाइड करता था कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन नीट पीजी में ऐसा नहीं है। नीट पीजी में आपका रैंक 2 चीज़ों को डिसाइड करता है, कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहा है ये भी, साथ ही कौन सा ब्रांच आपको मिल रहा है ये भी। किसी को एमडी मेडिसिन करना है, किसी को एमएस जनरल सर्जरी करना है, किसी को एमडी पीडियाट्रिक्स करना है, किसी को एमएस गायनी करना है, ढेर सारे अदर ऑप्शंस हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको नीट पीजी में अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, ताकि आप अपने विलिंगली चूज कर सकें कि कौन सा ब्रांच मुझे चाहिए। तो इस तरीके से नीट पीजी का जो कोर्स होता है वो इंडिया में 3 साल का कोर्स होता है, जिसे हम स्पेशलाइजेशन का भी कोर्स कहते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। फिर से आप क्या है कि स्पेशलाइजेशन के बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको फिर से एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन के बीच में फिर से एक बॉन्ड है, रूरल बॉन्ड। और ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से जो पीजी है वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है, जबकि यूपी में इसका ड्यूरेशन 10 साल का है, और बॉन्ड का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं,
तो आपको गवर्नमेंट को रूरल सर्विस प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एक सोल पर्पज़ है कि भाई मुझे पढ़ाई करके पैसा कमाना है, डॉक्टर बन के पैसा कमाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छे अदर ऑप्शंस हैं जिसमें आप जा करके पैसा कमा सकते हो ईजिली। MBBS, डॉक्टर, मेडिकल, ये सारे फील्ड आपको बहुत हेक्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आपको पैसा मिलेगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो 2 ऑप्शन है, MBBS करो ही मत, आप दूसरे फील्ड में जाओ और वहाँ पे जा कर के मेहनत करो और बहुत ईजिली आप ग्रो कर सकते हो अगर आप अच्छे खासे काम करने वाले बंदे हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप MBBS कर ले रहे हो तो अपना जीवन MBBS को ही त्याग दो, आप MBBS करते रहो, PG करते रहो, मेडिकल फील्ड में अपने सारे स्टडीज़ करते रहो। जब आप कहीं 10, 15, 20 साल बिता लेंगे उसके बाद आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हैं। पैसा तो है, नो डाउट मेडिकल फील्ड में पैसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा घिसाने के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि अपना स्पेशलाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में कर लिया, तब हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है आगे पढ़ाई के लिए, जिससे हम कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने क्या किया कि सबसे पहले MBBS किया, उसके बाद MS किया जनरल सर्जरी में, मतलब अपना स्पेशलाइजेशन जो है वो जनरल सर्जरी में कर लिया। अब जनरल सर्जरी में किया है मैंने, पूरे बॉडी का सर्जरी करता हूँ थोड़ा थोड़ा। अब सुपर स्पेशलाइजेशन में क्या है कि मेरे पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। मुझे न्यूरो सर्जन बनना है, मुझे कार्डियो सर्जन बनना है, मुझे थोरेसिक सर्जन बनना है, मुझे यूरो सर्जन बनना है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। तो ये MCH के एग्ज़ाम्स के थ्रू अपन आगे दे पाते हैं। MCH में क्या है, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री मिल जाएगी। इसका जो ड्यूरेशन है वो भी इंडिया में 3 साल का होता है। तो इस तरीके से जब आपने MBBS किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया मतलब कि स्पेशलाइजेशन किया, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन किया, तो उसके बाद में भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है जो कि है फेलोशिप। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत बड़ा सर्जन बन गया, काफ़ी टाइम से मैं सर्जरी कर रहा था, बहुत बड़ा सर्जन बन गया, काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि अपने स्टूडेंट्स को फेलोशिप प्रोवाइड करूँगा, मतलब वो मेरे साथ आकर के 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में या कुछ महीनों के अंदर में कुछ प्रोसीजर्स जो है वो मेरे से सीख के जाएंगे। तो ये फेलोशिप होता है, मतलब मेरे साथ साथ रहते रहते उनको सिखाना, ये फेलोशिप होता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कितना हार्ड होता है MBBS करना, कितना हार्ड होता है डॉक्टर बनना। अभी तो जस्ट मैं फर्स्ट स्टेप में हूँ और इस फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने में मुझे 6 साल लग चुके हैं। 6 साल की MBBS की जो पढ़ाई है वो मैं अभी पूरा करने वाला हूँ। अभी PG करना है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, फिर उसके बाद में मुझे ढेर सारे अदर्स फेलोशिप भी करने हैं। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आपके अंदर में मोटिवेशन है तो डेफिनेटली आपको ये फील्ड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने पेशेंट से पूछो कि दादा क्या परेशानी है आपको। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए अपना हर दुख, अपना हर पीड़ा एक्सप्लेन करता है, और आप अगर उस पेशेंट को ट्रीट कर पाते हो तो आपको अंदर से जो खुशी मिलेगी वो शायद आपको कभी नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जो सोल पर्पज़ है वो ये है कि आपको मैं एक अच्छे से गाइडेंस कर सकूँ और आपको अपने पोटेंसी को यूज़ करते हुए आप अपने लाइफ की पीक तक किस तरीके से जा सकते हैं मेडिकल फील्ड में, इस सोल पर्पज़ के साथ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी नीट UG के एग्ज़ाम के लिए, उसका एलिजिबिलिटी होता है कि आपको एटलीस्ट 17 ईयर्स क्रॉस करना चाहिए। जब आप 17 साल के हो तभी आप नीट UG का एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब MBBS के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो आप दे सकते हो। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे आप डॉक्टर बन सकते हो। और इंडिया में डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है आज भी, और ये कमी आने वाले 10-20 सालों में भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन जितना है उसके हिसाब से उसके रेशियो में डॉक्टर चाहिए, और आज भी वो काफ़ी कम अमाउंट में है। सो थैंक यू एवरीवन, अगेन दिस इज़ डॉक्टर देव कुमार साहू साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन।